अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो था प्लाज्मा का वो पढ़ रहे थे अभी तक, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा है, यानी कि सारा प्लाज्मा से रेलिवेंट उसका इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा क्या है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्लाज्मा का बिहेवियर देखा और उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो उसके कैलकुलेट किए। तो एक उसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा का, जो कि बहुत स्टार्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्कस भी करने की कोशिश की, तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसे डिटेल में बताऊंगी कि हम हर आयोनाइज्ड गैस जो है वो उसको प्लाज्मा नहीं कहते। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि हम किसी भी आयोनाइज्ड गैस को कब कहें कि वो प्लाज्मा है या नहीं है? तो इससे पहले हमने जब प्लाज्मा की डिस्कशन स्टार्ट की थी, प्लाज्मा के बिहेवियर के बारे में, तो हमने बहुत सारे पॉइंट ऐसे डिस्कस किए थे कि जिसमें हमने ये कहा था कि जो प्लाज्मा है उसका जो बिहेवियर है वो आम गैसेस से डिफरेंट है। अगर आप किसी भी गैस की बात करें और नॉर्मल गैस की और प्लाज्मा को कंपेयर करें, तो उनमें बहुत सारी डिफरेंट पॉइंट हैं जिनके ज़रिए हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मल गैसेस में हमने ये कहा था कि जो आपकी गैसेस होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करती। बट इन केस ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आयोनाइज्ड गैस होती हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो आपने अब डिफरेंट पैरामीटर्स देख लिए कि जब हमने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो उस पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, और जब हमने उसी प्लाज्मा सिस्टम पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसमें क्या चेंजेस आई। जैसे आपने देखा उसमें मोबिलिटी है, मोबिलिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट किया, या हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया। तो आपने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को के इफ़ेक्ट की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि आप किसी भी कोई भी मैटर जो है वो स्टेट चेंज कर रहा होता है और गैस से प्लाज्मा की तरफ जब हम जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब हम गैस का टेम्परेचर फर्दर उसे एनर्जी दें तो वो आयोनाइजेशन जो है वो उसमें स्टार्ट हो जाती है। और हम एक एक डेफिनेट लिमिट देते हैं, एक टेम्परेचर की लिमिट देते हैं। जब हम इतना टेम्परेचर या इतनी एनर्जी उस गैस को दे दें आयोनाइजेशन को, तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये प्लाज्मा है। बट प्लाज्मा के लिए हमने कुछ दो बिहेवियर, जो दो कंडीशन थी वो डिस्कस की थी। एक तो ये कि जब भी कोई गैस आपकी प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है तो हम ये कहते हैं कि उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो हमने देखा था कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है, जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्लाज्मा की, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में आप ये कहते हैं कि ये क्वाज़ी न्यूट्रल गैस है, ठीक है, जो कि कलेक्टिव बिहेवियर शो करती है। तो क्वाज़ी न्यूट्रलिटी यानी कि उसमें न्यूट्रल्स भी मौजूद होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। और कलेक्टिव बिहेवियर से हमने उसका ये कॉन्सेप्ट लिया था कि उसमें जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वो अपनी फील्ड के ज़रिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वांटम बिहेव जो उनका कलेक्टिव बिहेवियर है पार्टिकल्स का, प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स का जो कलेक्टिव बिहेवियर है उसकी बेस पे हमने एक फिनोमिना को डिफाइन किया था जो कि डिबाई शील्डिंग है, ठीक है। डिवाइस शील्डिंग में हमने ये कहा था कि जो भी एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हैं वो आप प्लाज्मा सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो प्लाज्मा उसे शील्ड आउट कर देता है, यानी कि वो ओवरऑल अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। एक्सटर्नल जो भी इस पे आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो उसको शील्ड आउट कर देगा, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि डिबाई आपका शील्डिंग में डिबाई स्फीयर आपका बना था और चार्ज पार्टिकल की वजह से, और उसकी बेस पे हमने परफेक्ट शील्डिंग भी डिफ़ाइन की। और फिर हमने उसका डिबाई शील्डिंग के टॉपिक में ही डिबाई लेंथ जो है वो कैलकुलेट किया। और डिबाई लेंथ एक्चुअली क्या है कि जो डिबाई स्फीयर बनता है प्लाज्मा के अंदर,
वो आपका उस स्फीयर की विड्थ कितनी है या उसका रेडियस कितना है, या उसका साइज़ निकालने के लिए हमने उसका रेडियस निकाला था, तो उसका जो रेडियस है उसको हमने लैम्डा डी से रिप्रेजेंट किया था। और लैम्डा डी को हमने बोला कि ये डी बाय लेंथ भी उसे हम बोलते हैं, और अगर हम उसको रेडियस की फॉर्म में लिखें तो वहाँ से हम उसका डी बाय रेडियस भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि वहाँ डी बाय स्फीयर बनाने के लिए आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो है कंडीशन जो है प्लाज्मा की वो ये है कि देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द Debye स्फीयर। क्योंकि जब तक आपका डिबाय शील्डिंग का जो हमने टॉपिक पूरा डिस्कस किया है, अगर उसमें एक या दो पार्टिकल्स हों या दो से कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स हों तो हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर नहीं बनता। तो प्लाज्मा का जो डिबाय शील्डिंग है वो हम ये कहेंगे कि एक वैलिड कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बनता, वो एक स्फीयर नहीं बनता। तो उसकी बेस पे हम वो जो है जिस तरह से हमने डिबाय लेंथ निकाली है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए डिबाय शील्डिंग के लिए जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द डिबाय स्फीयर। ठीक है, तो पहली कंडीशन ही प्लाज्मा की हम जब फाइंड आउट करते हैं प्लाज्मा के पैरामीटर्स, तो जो उसके 3 पैरामीटर्स हैं उसमें फर्स्ट पैरामीटर जो है प्लाज्मा का वो ये है कलेक्टिव बिहेवियर। जब आप कहते हैं ना कलेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, तो कलेक्टिव बिहेवियर कब होगा? जब आपका लैम्डा डी स्मॉलर एंड स्मॉलर देन एल होगा। एल क्या है? एल है सिस्टम की लेंथ जिसमें आपने प्लाज्मा को कंटेन किया। जो भी आपका प्लाज्मा है, गैस है, वो कंटेनर में एक उसकी लेंथ है या उसकी डायमेंशन है, और उसके अंदर आपका बनता है डिबास्फीयर, प्लाज्मा सिस्टम के अंदर बनता है। तो उस स्फीयर की जो लेंथ है, जो आपका जो स्फीयर बनेगा, जो उसका डायमीटर है, जो उसकी जो डी बाय लेंथ है, दैट मस्ट बी स्मॉलर एंड स्मॉलर देन या मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि हम इसमें प्लाज्मा पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं। तो लेकिन ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, कब आपका डी बाय स्फीयर बनेगा और कब आप उसकी डी बाय लेंथ जो है वो डिफाइन करेंगे? उसके लिए ये कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, एन डी, ठीक है, डी जो है वो डिवाइस फेयर के लिए है, एन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एन डी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द डिवाइस फेयर मच मच ग्रेटर देन, ये देखें 3 टाइम्स ग्रेटर का सिंबल है, मच मच ग्रेटर देन 1, यानी कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। तो आप किसी भी सिस्टम के लिए एन डी जो है उसको इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, एन 4/3, जैसे आप पाई आर क्यूब बोलते हैं, तो यहाँ पे आर पाई आर की बजाय आपका जो डी बाय लेंथ है या जो उसका रेडियस है उसको लैम्डा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए लैम्डा डी क्यूब है। ठीक है, इसमें आप 4/3 आपका कांस्टेंट है, पाई आपका कांस्टेंट है, तो लैम्डा डी भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने डी बाय शील्डिंग का टॉपिक पढ़ा था तो हमने लैम्डा डी की वैल्यू भी निकाली थी, वो उस बुक में भी गिवन है और यहाँ पे भी देखें। लैम्डा डी में जितने भी कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। टेम्परेचर और एन आपके वेरिएबल हैं जो कि आप जिनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास लैम्डा डी जो है उसकी ये वैल्यू आएगी जब आप इसको मेजर कर रहे हो टी को, यानी कि जो आप टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप इसको केल्विन में मेजर कर रहे हो, और ये वैल्यू आप लगाएंगे लैम्डा डी की जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यानी के टी ई को, यानी कि आप इसको केल्विन में की बजाय आप इसको एनर्जी के यूनिट्स में यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप लैम्डा डी की ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आती है? जो आपने डी बाय शील्डिंग का टॉपिक ड्राइव किया था उसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये इस फॉर्म में भी आप इसको डी बाय लेंथ को लिख सकते हैं। तो यही वाली लैम्डा डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है जब हम टी को इन टर्म्स ऑफ केल्विन ले रहे हैं। तो जब हम टी को इन टर्म्स ऑफ केल्विन ले रहे हैं तो हम वो लैम्डा डी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास फिर दो वेरिएबल ही रह जाएंगे, एक आपका टी और दूसरी आपकी जो डेंसिटी है। तो बेसिकली जैसे ये आपका लैम्डा डी जो है उस पर क्यूब है, यहाँ पे भी 3/2 है और यहाँ पे भी 3/2 है, बट ये एक एन इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करके एन रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है अगर आपने किसी सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं डिबास्फीयर में, तो आप ये उस प्लाज्मा की डेंसिटी
जो नंबर डेंसिटी है पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो, और जो टेम्परेचर आपको दिया गया है सिस्टम के लिए वो सब्स्टिट्यूट करें, तो वहाँ आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन द डिबायोस्फीयर में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी गैस आपको दी गई है, ज़ाहिर है उस गैस की कोई ना कोई आयोनाइज्ड गैस आप ले रहे हैं, आप वेरीफाई करना चाहते हैं ईदर दिस आयोनाइज्ड गैस इज़ प्लाज्मा और नॉट। तो आपने ये दो कंडीशन, पहले ये कंडीशन देखनी है कि जो सिस्टम की लेंथ है और डी बाई लेंथ है, इसमें क्या इनकी आपका कंपैटिबिलिटी है। आपका लैम्डा डी मस्ट बी स्मॉलर एंड स्मॉलर देन एन एल सॉरी लेंथ ऑफ द सिस्टम। जब आपकी ये पैरामीटर जो है वो सेटिस्फाई होगा, तो वो कब सेटिस्फाई होगा, जब आप ये वाला सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है। आपको जो आयोनाइज्ड गैस दी गई है उसके लिए आपको टेम्परेचर बताया होगा, उस गैस की नंबर डेंसिटी आपको बताई जाए, तो आप एन डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आपके पास एन डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो आप प्लाज्मा का एक क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। यानी कि आप कहते हैं कि जब ये फुलफ़िल हो गई, तो इट मीन्स कि वो जो आप आयोनाइज़्ड गैस कंसिडर कर सकते हैं दैट मे बी प्लाज्मा, मे बी बट नॉट श्योर। मे बी श्योर कब होगी, जब आपकी बाकी 2 कंडीशंस भी पूरी होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, जब आपने ये कंडीशन जो है फाइंड आउट कर ली और ये डिफ़ाइन कर लिया, क्योंकि जब ये आपको पता होगा तो ही ये वाली कंडीशन निकलेगी। तो ये कंडीशन आपको पता है सबसे पहले, और ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ लिंक हैं। जब ये 2 कंडीशन जो हैं वो हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 पैरामीटर्स जो हैं वो प्लाज़्मा के फुलफ़िल हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी आयनाइज़िंग गैस हम ले रहे हैं, वो दैट बिहेव लाइक प्लाज़्मा। ठीक है? तो एक और पैरामीटर है जो प्लाज़्मा का थर्ड पैरामीटर है, जो कि क्राइटेरिया बनता है प्लाज़्मा का, थर्ड पैरामीटर हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, वो उसकी कुलैयन से रेलेवेंट है। ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि थर्ड कंडीशन जो कुलैयन वाली वो क्या है? अब एक हमारे पास जो हम कहते हैं, जो हमारे एयरप्लेन्स, जेट हैं, वो भी अपनी जो गैसेज़ हैं वो एग्ज़ॉस्ट करते हैं, वो भी आयोनाइज़्ड गैसेज़ हैं। ठीक है? क्या वो भी प्लाज़्मा है? ठीक है? तो वो किस बेस पे हम डिफ़ाइन करेंगे? वो हम कुलैयन की बेस पे डिफ़ाइन करेंगे। हम ये कहते हैं कि वो प्लाज़्मा नहीं है। अब क्यों प्लाज़्मा नहीं है? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल हैं, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ इतना फ्रीक्वेंटली कुलैयन करते हैं कि उनकी जो मोशन होती है, वो ऑर्डिनरी जो हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस है उनसे कंट्रोल होती है, रेदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। यानी कि कुलैयंस इतनी ज़्यादा होती हैं चार्ज पार्टिकल्स की न्यूट्रल के साथ, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जो हम प्लाज्मा के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि उसके कलेक्टिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो फोर्सेस इसमें निगलेक्ट हो जाती हैं। और हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस जो कि नॉर्मली आप जो फ्लूइड के लिए या गैसेस के लिए कंसिडर करते हैं, वो उसको कंट्रोल करती हैं चार्ज पार्टिकल की मोशन को। ठीक है? तो कुलैयन का जब हम पैरामीटर देखते हैं, तो हमारे पास हमने 2 चीज़ों को कंपेयर करना है। एक हमारे पास ओमेगा है, ठीक है? ओमेगा क्या है? इसे हम कहते हैं कि जो भी आपका प्लाज़्मा के पार्टिकल्स हैं, उनकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि प्लाज़्मा जो है उसमें आपने कहा आयन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी जो ऑसिलेशंस हैं, उस जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप, क्योंकि आपने कहा है कि जब आप किसी भी सिस्टम पे प्लाज़्मा के ऊपर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, तो आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर है वो भी ऑसिलेटिंग है। उनकी जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने यूज़ की है, वो भी साइनोसॉइडल पीरियोडिक बिहेवियर के साथ आपने देखा था कि वो भी ऑसिलेट कर रही होती हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा जो होता है उसकी अपनी एक ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है? तो एक ये पैरामीटर है ओमेगा, जो कि प्लाज्मा ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा क्या है, टा, जो कि हमने पढ़ा है, जो है मीन टाइम बिटवीन टू कुलैयंस। ठीक है? जब भी एक चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल के साथ या न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ जब कुलैयन करता है, तो 2 सक्सेसिव कुलैयन के दरमियान जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन टाइम ऑफ कुलैयन या कुलैयन टाइम हम बोलते हैं। तो दूसरी कंडीशन जो थर्ड कंडीशन जो है, सॉरी, वो है ओमेगा टी, यानी कि जो प्रोडक्ट है ओमेगा और टी का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 फॉर द गैस टू बिहेव लाइक अ प्लाज्मा रेदर देन अ न्यूट्रल गैस। तो अगर आप यहाँ से इसको देखें, तो अगर मैं ये टॉ जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो ये 1 ओवर टॉ बन जाएगा। तो 1 ओवर टॉ या 1 ओवर टाइम पीरियड आपका किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल।
तो ये क्योंकि टा जो है वो 2 कुलयन के दरमियान टाइम है, तो जब आप 1/टा करते हैं तो वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कुलयन फ्रीक्वेंसी आती है। तो इस कंडीशन को आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब प्लाज़्मा की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है मस्ट बी ग्रेटर दैन द कुलयन फ्रीक्वेंसी। अब कुलयन फ्रीक्वेंसी क्या है? ये भी हमने डिफ़ाइन किया है, नंबर ऑफ़ कुलयंस पर यूनिट टाइम, एक टाइम में जितनी कुलयंस हो रही हैं। तो थर्ड कंडीशन किसी भी जो आपकी आयोनाइज़्ड गैस है उसको प्लाज़्मा के तौर पे बिहेव करने के लिए हमें चाहिए, वो क्या है? उसे हम 2 तरह से कह सकते हैं कि दैट ओमेगा टी यानी कि जो प्रोडक्ट है आपकी प्लाज्मा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का, और जो टाइम ऑफ कोलिजन है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है, इनके दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास उसकी जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और दूसरे वर्ड्स में आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो प्लाज्मा ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो अब हाँ, किसी भी आयनाइज्ड गैस को आप प्लाज्मा अगर कहना चाह रहे हैं या अगर आप कहते हैं तो फिर उसके ये 3 पैरामीटर्स जो हैं ये फुलफ़िल होने चाहिए। अगर ये 3 पैरामीटर वैलिड हैं उस किसी आयोनाइज़्ड गैस के लिए तो वो आयोनाइज़्ड गैस आपका प्लाज़्मा कहलाएगी, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? लैम्ब्डा डी यानी कि Debye लेंथ मस्ट बी स्मॉलर एंड स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द सिस्टम या डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। Second, number of particles in the Debye sphere must be greater and greater than 1, and the frequency of the plasma oscillation must be greater than the कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इन ये 3 पैरामीटर्स अगर कोई आयोनाइज्ड गैस जो है वो फुलफिल करेगी तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे एज प्लाज्मा। तो ये हमारा प्लाज्मा पैरामीटर्स भी से हम कह सकते हैं और ये क्राइटेरिया भी कह सकते हैं किसी भी आयोनाइज्ड गैस को प्लाज्मा कहने के लिए। तो ये हमारे जो हैं प्लाज्मा, उसका प्लाज्मा की आपने डेफिनेशन देखी, क्राइटेरिया ऑफ प्लाज्मा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा, और उसकी जो आपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी प्लाज्मा की, वो सारी हमने यहाँ पे कवर की हैं। तो नेक्स्ट फिर हम चार्ज पार्टिकल मोशंस को डिस्कस करेंगे।